आने वाले समय में चर्चाएं होनी चाहिए टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर। यह आप ताजा अपडेट यहां पर देख सकते हैं और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि अरब मिनिस्टर अर्जेस इजराइल टू रिज्यूम टॉक ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन। ये द गार्जियन लिखता है, यानी कि खबरों के अंदर टू स्टेट की बात चलती है। साथ में अरब लीग टू मीट ओवर इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, यानी कि अरब लीग यानी अरब वर्ल्ड के वो देश जो कि अरब कंट्रीज के समर्थक हैं, मुस्लिम बाहुल्य हैं, और वो सब लगभग 22 के आसपास देश इसके सॉल्यूशन को संभालने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ और अपडेट्स में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज जो हम आपके साथ आज के सेशन में चर्चा करेंगे, आज के सेशन में जो तीसरी चीज हम चर्चा करेंगे वो है कि अमेरिका के द्वारा अपने विदेश मंत्री को यहां पर भेज दिया गया है। वो यहां पर पहुंच करके इनके साथ वार्ता कर रहे हैं, इजराइल के प्रति समर्थन जताने के लिए पहुंच चुके हैं। साथियों, जानकारी यह है कि इजराइल हमास जंग का आज 6वां दिन है। युद्ध के अपडेट में गाजा तक जो बंधक, मतलब गाजा पट्टी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें बंधकों को रिहा करने के लिए इजराइल ने भी कंडीशन डाल दी है कि यदि तुम्हें पानी चाहिए, यदि तुम्हें बिजली चाहिए तो पहले बंधकों को रिहा कर दो, तब जाकर के हम तुम्हें छोड़ेंगे। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के पास, जो कि गाजा पट्टी के अंदर लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है, उनके पास बहुत ही कम मात्रा में खाना और पानी बचा है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में मुश्किल से 12 दिन तक का ही रसद है। ऐसी स्थिति में 1,80,000 के आसपास लोग भूखे मर सकते हैं, भूख से मर सकते हैं। इसी कारण से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच चल रहा यह द्वंद्व अब जल्दी ही कंक्लूसिव पोजीशन पर पहुंचेगा। कंक्लूसिव इसलिए क्योंकि दुनिया भर से रसद आपूर्ति रोक दी गई है। मिस्र के रास्ते जो आने वाले संसाधन थे उन्हें होल्ड पर डाल दिया गया है। इजराइल पूरी तरह से अपने साथ हुए इस बारबरिक हत्याकांड का बदला लेने के मूड में है, क्योंकि इजराइल 2008 के बाद से अब तक इतनी बड़ी संख्या में इजरायलियों को नहीं खोया है। लगभग 1300 इजरायली मारे जाने की सुर्खी है, वहीं 1200 फिलिस्तीनियों ने जान गंवाई है। इसी के साथ साथ यहां पर एक जानकारी और निकलकर आई कि इजराइल ने न केवल हमास पर हमला किया है, गाजा पर हमला किया है, बल्कि इजराइल ने पड़ोसी मुल्क सीरिया की राजधानी दमस्कस के एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। यानी इजराइल के द्वारा अपने द्वारा फाइट जो की गई है वो यहां से निकल करके दमस्कस, जो यहां पर सीरिया की राजधानी है, वहां पर भी यहां से गोले दागे गए हैं। और इसके पीछे का कारण पता चल रहा है कि सीरिया के अंदर ईरान के मंत्री उतर रहे थे, उन्हें टारगेट करते हुए गोले दागकर यह बताया गया है कि इजराइल इस प्रकार से युद्ध करने के लिए सभी मोर्चों पर तैयार है। फिर चाहे वो गाजा पट्टी हो, फिर चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो दमस्कस हो, सभी जगह वो युद्ध लड़ सकता है। यहां पर सुर्खियां निकलकर आई कि वी डिस्ट्रॉयड द 2 एयरपोर्ट एंड वी चैलेंज ईरान एंड असद रेजिम टू रेस्पॉन्ड टू इजराइल सॉवरेनिटी, दिस इज प्रीएम्प्टिव अटैक एक्शन। ये कहकर के मतलब इजराइल अपनी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त कर रहा है कि हमें कहीं से भी अब चैलेंज प्राप्त होता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, इसी बीच में एक और तस्वीर इन दिनों वायरल हुई और वो वायरल तस्वीर थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक सैटेलाइट के द्वारा खींची गई इजराइल की तस्वीर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है सेंटिनल 2। सेंटिनल 2 ने शनिवार सुबह जब 6:30 बजे हमास के आतंकी आकर इजराइल पर हमला किए, उस समय की तस्वीरें उन्होंने बकायदा सैटेलाइट से निकाल करके दुनिया के सामने जारी की हैं। इसमें क्या है, अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखें तो यहां पर पता चलता है कि गाजा पट्टी से निकलकर आए हमास के लड़ाके कहां कहां पर अटैक किए थे, वो सारी की सारी यहां पर स्टेट बकायदा बॉम्बार्डिंग सिचुएशंस के साथ दिखाई गई हैं। इनके साथ साथ यह तस्वीर भी जारी की गई कि हमले से पहले जो क्षेत्र बहुत ही संतुलित और बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा था, शनिवार सुबह 11:30 बजे यहां इतने हमले हुए कि यहां धुएं के गुबार आ गए, ये पूरा क्षेत्र काला हो गया और बाद में रात तक इन पूरे क्षेत्रों में आग के निशान दिखते रहे। यानी एक प्रकार से गाजा पट्टी से निरीम, नीर ओज, मगेन, ये जो जगह दिख रही हैं, निरीम, नीज ओज, मगेन, ये वाले ये सारे के सारे क्षेत्र जो गाजा पट्टी से लगे हुए हैं, इन क्षेत्रों पर जब हमले हुए उनकी तस्वीरें हाल ही में जारी की गई, जिसमें पता चला कि किबुत्ज नीर ओज करके जो जगह है, हमले से पहले जो दिख रहा था उसके बाद का जो यहां का स्टेटस है वो पूरी तरह बदल गया। लोगों को घर में घुस करके मारा गया। लगभग 50% आबादी यहां की खत्म हुई।
किबुत्ज नीर ओज के अंदर 300 से 350 से 400 के करीब लोग थे। हमले के बाद मुश्किल से 200 ही लोग यहां पर बचे। एक जो सबसे खतरनाक वाकया जो सबसे ज्यादा सुर्खी में है वो ये है कि एक म्यूजिकल इवेंट इजराइल में चल रहा था, जहां पर हमास के आतंकियों ने पहुंचकर चारों तरफ से घेर कर उन लोगों को जो म्यूजिकल इवेंट में थे उन्हें मारा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में लोगों के मरने की खबर आई है। इस बात से इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आता है और वो कहते हैं कि हमास ने चूंकि जंग के सारे नियम खत्म कर दिए हैं, इसी वजह से हम भी गाजा को 180 डिग्री तक बदल देंगे। इसी के चलते इजराइल ने एक वॉर कैबिनेट की घोषणा की है, एक यूनिटी गवर्नमेंट की घोषणा की है। वॉर कैबिनेट के अंदर बाकायदा इसमें विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। वॉर कैबिनेट में इजराइल ने अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ विपक्षी के नेता बेनी गैंट्स और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को शामिल करते हुए वॉर को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने के लिए बनाया है। इसी बीच रक्षा मंत्री योव गैलेंट, जो कि इस वॉर कैबिनेट के अंदर स्थित हैं, उन्होंने कहा कि हमने युद्ध के सभी नियम खत्म कर दिए हैं। हमारे सैनिक अब किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोई भी केस नहीं होगा। हमास गाजा को बदलना चाहता था, हम इसे 180 डिग्री तक बदल डालेंगे। वे इस बात के लिए हमेशा पछताएंगे कि गाजा अब कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। यह उस वॉर कैबिनेट के मंत्री का बयान है जो कि इजराइल के अंदर रहते हुए इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले के लिए डिसीजन लेगी, उनके द्वारा यह बात निकलकर आ रही है। आप देख सकते हैं, अरब मिनिस्टर अर्जेस इजराइल टू रेज्यूम टॉक ऑन 2 स्टेट सॉल्यूशन। अब यहां से चर्चा निकलती है कि जब इजराइल अपनी तरफ से कह चुका है कि हम इतना बुरी तरह बदला लेंगे, बदला ले भी रहा है, और इस बीच में नंबर्स जो हैं वो लोगों के मरने के बढ़ते जा रहे हैं, चर्चा अब इस बात में आती है कि अंत में समाधान, सब लोग समाधान की तरफ बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सॉल्यूशन क्या होगा? आज तक वो अधर में ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या कभी दुनिया ने सोचा है क्या? इतना लंबा चौड़ा इसका इतिहास रहा है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आता है जो अरब लीग डिमांड कर रही है, वो सॉल्यूशन है 2 स्टेट सॉल्यूशन दैट इज प्रोवाइडेड ए वाइबल स्टेट फॉर पैलेस्टाइन। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब हम आपके सामने इजराइल और पैलेस्टीन के मरने वाले लोगों की संख्या दर्शाते हैं तो हर बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि अंत में इसका समाधान क्या है। समाधान के लिए कहा जाता है कि जैसा 1948 में इजराइल नाम का एक नया देश बनकर आया, और जब इजराइल नाम का कोई नया देश बनकर आया है तो इजराइल की चाहत क्या है भाई? अल्टीमेटली वो फिलिस्तीन की जगह खुद सरवाइव करे। लेकिन फिलिस्तीन की जगह इजराइल आया है तो फिलिस्तीन जाएगा कहां? फिलिस्तीन के लोग जाएंगे कहां? इसी वजह से अंग्रेजों ने जब फिलिस्तीन में इजराइलियों को या यहूदियों को बसने की इजाजत दी थी, उसी समय ब्रिटिशर्स ने एक सॉल्यूशन भी दिया था। ब्रिटिशर्स ने 1937 के अंदर एक कमीशन बनाया जिसका नाम था पील कमीशन, और उस पील कमीशन ने 1937 में एक समाधान दिया। समाधान क्या था? समाधान यह था कि हम लोग चूंकि कह चुके हैं कि इस क्षेत्र में आकर यहूदी बसेंगे तो यहूदियों को तो देश मिलना ही है, लेकिन पैलेस्तीनी जो लोग हैं उन्हें भी कोई ना कोई देश उनका मिला रहे। पील कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो ये इजराइल का दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये वाला जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये क्षेत्र दिया जाए फिलिस्तीनियों को। यहां पर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है नेगेव रेगिस्तान, और यहां पर जो आज बचा हुआ हिस्सा है इतना सा जिसका नाम है गाजा पट्टी, और ये वाला क्षेत्र जिसे आप कहते हैं वेस्ट बैंक। बोले ये तीनों क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिए जाएं। ये पील कमीशन की रिकमेंडेशन थी। तो पहले ध्यान से इस बात को समझिए, इजराइल 1948 से पहले नहीं हुआ करता था। तो होता क्या था? होता फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन में आकर के यहूदी रहने लगे थे। क्यों रहने लगे थे? क्योंकि 1914 से 1918 के बीच चले विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन को जीत लिया था ऑटोमन एम्पायर से। इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को कमिट किया था कि आप लोगों को आपका एक देश मिलेगा, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। उसके माध्यम से इन्हें एक देश देने की बात कही गई थी। इसी उम्मीद में यहूदी दुनिया भर से निकल कर फिलिस्तीन में आकर अपनी कॉलोनियां बनाने लग गए थे। जब वो यहां आकर बसने लगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब जीत अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की हुई तो यह डिसाइड किया गया कि यहूदियों को एक देश दिया जाएगा। लेकिन फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में चल रहे कन्फ्लिक्ट ने इस समाधान को थोड़ा और आगे बढ़ाने की गुंजाइश तलाशी कि जब फिलिस्तीन में किसी और को देश देने की बात हो रही है तो वहां के ओरिजिनल लोग कहां जाएंगे। हालांकि वो युद्ध हार चुके थे, लेकिन अल्टीमेटली एक देश की पहचान तो रहेगी, वो कहां जाएगी। इसके लिए एक कमीशन आया और उस कमीशन ने कहा कि हम इस प्रकार का सॉल्यूशन लाएंगे। और सॉल्यूशन क्या था?
कि जो यरूशलेम है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद होता है, इस यरूशलेम से लेकर जाफा के बीच में, यानी यहां पर एक एयरपोर्ट है जिसका मतलब सी पोर्ट है जिसका नाम जाफा है, यह पूरा की पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसे मैंडेट एनक्लेव कहा जाएगा, यानी कि यह क्षेत्र पूरी तरह से कब्जे में रहेगा ब्रिटिशर्स के। यानी कि फिलिस्तीन को 3 भागों में बांटने की 1937 में चर्चा हुई। एक हिस्सा फिलिस्तीन के पास, एक हिस्सा इजराइल के पास और एक हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास। हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। यह शुरुआत है 2 स्टेट सॉल्यूशन की। क्यों ऐसा हुआ? अरब लोग चाहते थे कि पूरा जो देश है वो इजराइलियों से लेकर फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए। इजराइली चाहते थे कि हमें जितना मिल रहा है बढ़िया है। वो लोग इतने पर भी खुश थे जो उन्हें दिया जा रहा था कि हमारा एक छोटा सा देश होगा, हम हैप्पी हैं। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यरूशलेम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्थान बनाया जाए जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वहां पर कोई भी आए, मुस्लिम आए, यहूदी आए, क्रिश्चियन आए, आर्मेनियन आए, सबके लिए वो महत्वपूर्ण हो, तो ये एक इंटरनेशनल सिटी हो। यह समाधान शुरुआत में खोजा गया, ठीक है, लेकिन यह काम हो नहीं पाया, माना नहीं गया। कोई बात नहीं। 1947 में फिर से संयुक्त राष्ट्र ने बंटवारे का प्रस्ताव रखा और 3 तरफा विभाजन का जो प्रस्ताव था कि भाई यरूशलेम में 3 तरह से विभाजन किया जाए, यह 1947 में फिर से रखा गया। लेकिन इस बात का अरब लोगों के द्वारा फिर से विरोध किया गया। बोले नहीं साहब, हमें तो पूरा देश चाहिए। इजराइलियों का कहना था कि जो मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। कोई बात नहीं। 1948 में इजराइल कंप्लीट तरीके से एक देश के रूप में घोषणा कर देता है और अपने आप में पूरे क्षेत्र पर विस्तृत हो जाता है। इसके साथ ही अरब देशों का इजराइल पर आक्रमण होता है, लेकिन उसमें इजराइल जीत जाता है। 1967 में फिर से एक 6 दिवसीय युद्ध होता है और युद्ध इतना खास होता है कि इजराइल के द्वारा इजिप्ट से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है जिसको नाम दिया गया सिनाई पेनिनसुला, उस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा, पूरे गोलन हाइट पर कब्जा, आसपास के सभी क्षेत्रों पर इजराइल के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। फिर से जब सलाह हुई कि भाई सॉल्यूशन निकाला जाए, तो सिनाई पेनिनसुला को छोड़ा गया और वापस से कुछ हिस्से इनको वापस पकड़ा दिए गए कि ये पकड़िए और इस प्रकार से अपने साथ रहिए। इस स्थिति में 1964 में बना हुआ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ हद तक इस स्थिति के लिए तैयार हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अभी जहां पर पूरी तरह से इजराइल सारे ही क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गया, इससे बेहतर है कि हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन मान लेना चाहिए। यानी 1967 के युद्ध के बाद फिलिस्तीन के जो लिबरल नेता थे उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने का मन बनाया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इजराइल चूंकि यहां से आगे तक का कब्जा करके इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो जब सारा ही क्षेत्र चला गया तब फिलिस्तीन तैयार हुआ कि ठीक है, हम 2 स्टेट मान लेंगे, हमें भी अपना एक देश देने का आप रास्ता निकालिए। इस बात को संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर 1976 के अंदर एक प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया। लेकिन अमेरिका इस बात से नाराज हो गया। अमेरिका ने कहा कि नहीं साहब, कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं है, हम इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असल में जो 6 दिवसीय युद्ध चला था वो युद्ध बड़ा भीषण था। वो इतना भीषण युद्ध था कि उसमें अरब देशों ने अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, या कहिए कि अमेरिका को हराने के लिए, तेल की प्रोडक्शन को पूरी तरह रोक दिया था। तेल की कीमतों में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 गुना कीमतों में वृद्धि हो गई थी। 5 टाइम्स प्राइसेस हाइक हो गए थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण हाल रहा होगा उस दौर के अंदर। ऐसी स्थिति में यह 2 स्टेट सॉल्यूशन जो था वो अमेरिका के द्वारा यूएन में पास नहीं हो पाया। अर्थात यूएन में प्रस्ताव आ चुका है। अब जब यूएन में कोई प्रस्ताव आ जाता है ना, इंडिया से जब भी कोई बात पूछता है कि इंडिया किस तरफ है, इंडिया फिलिस्तीन की तरफ है कि इंडिया इजराइल की तरफ है, तो इंडिया कहता है हम यूएन की तरफ हैं। यूएन किस तरफ है? तो बोले यूएन 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ है। 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? जिसमें इजराइल भी कोएग्जिस्ट करे और फिलिस्तीन भी कोएग्जिस्ट करे। अर्थात इंडिया हमेशा से फिलिस्तीन का भी समर्थक रहा है तो इजराइल का भी समर्थक रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि कंप्लीट इजराइल हो और कंप्लीट फिलिस्तीन हो। हम दोनों का कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? यूएन जो चाहेगा वो हम चाहेंगे। इसीलिए अगर कोई आपसे आज का स्टैंड पूछे कि इंडिया किसके पक्ष में है, हमास के पक्ष में यानी फिलिस्तीन के पक्ष में कि इजराइल के पक्ष में, इंडिया दोनों के पक्ष में है। इंडिया कहता है आतंकी हमला गलत है, बातचीत से फैसला होना चाहिए,
कम्युनिकेशन से फैसला होना चाहिए, यूएन के कारण फैसला होना चाहिए। यूएन कहता है कि ऐसा प्रस्ताव हो तो इंडिया कहता है कि ऐसा प्रस्ताव ले आओ, इनके बीच में समाधान कर दो। फिर आप पूछेंगे तो समाधान क्यों नहीं निकलता भाई? जब समाधान है तो देखो, अब असल मायने में इजराइल जो सब कुछ जीत चुका है वो क्यों माने कि मैं किसी की हार क्यों मान लूं, कि 2 स्टेट कैसे मान लूं? पहले तुम नहीं मान रहे थे, आज हम नहीं मान रहे। असल मायने में 1967 के बाद से लेकर अब कोई फिक्स बॉर्डर नहीं बचा। पहले तक तो ऐसा था कि वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस के पास था, गाजा पट्टी पैलेस्टीनियंस के पास थी। अब कोई स्पष्ट मार्केटिंग लाइन नहीं बची कि यह क्षेत्र इनका है। दूसरा, यरूशलेम को लेकर के ये सब लोग अपनी अपनी राजधानी बताते हैं। यरूशलेम में अब इतना ज्यादा इजराइल ने कब्जा कर लिया है कि वो यहां पर किसी और को आने ही नहीं देता, यानी कि यरूशलेम पूरी तरह से इजराइल ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र में रख लिया है। यहां पर किसी और की एंट्री उसके द्वारा दी नहीं जाती है। तीसरी चीज क्या है कि यहां से बड़ी संख्या में शरणार्थी इधर उधर मूव कर गए। अगर देश आ भी गया तो वो कहां पर आकर कौन रहेगा? तो इस प्रकार से दुनिया के अंदर चीजें बढ़ गई। ये तो हुआ 2 स्टेट सॉल्यूशन। और अपडेट में आगे क्या बढ़ते हैं? युद्ध के अपडेट में आगे की कहानी यह है कि जिन 2 दुश्मनों को चीन एक दूसरे के नजदीक लाने का प्रयास कर रहा था, उनमें से एक का नाम था ईरान और एक का नाम था सऊदी। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, ईरान और सऊदी एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन हैं कि ये दोनों ही देश आज असल मायने में ईरान के कम विकास का कारण है। शिया सुन्नी विवाद जो दुनिया भर में बड़ा विवाद है, हजारों की संख्या में हर साल मतलब मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर दे रहे हैं शिया सुन्नी विवाद के चलते। कट्टर दुश्मनों के लीडर शिया सुन्नी के लीडर, सुन्नी का लीडर सऊदी अरब, शियाओं का लीडर ईरान, अब ये दोनों आपस में फोन पर बतिया लिए हैं। यानी कि आप सोचिए, और दोनों किसके लिए बात किए हैं कि भाई किसी भी प्रकार से जो हमास के साथ इस समय संकट चल रहा है उसका समाधान क्या निकाला जाए। दोनों के बीच में रईसी जो कि ईरान के हेड हैं और यहां से एमबीएस जो कि सऊदी के हेड हैं, इन दोनों ने फोन पर बात की। अच्छा, इन दोनों को नजदीक कौन लेकर आया था? तो बहुत पहले हमने बताया था चीन इन दोनों को नजदीक लेकर आया था। इन दोनों ने फोन पर बात करी कि भाई सॉल्यूशन निकालो, इसका सॉल्यूशन क्या निकले। सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इस जंग को अब रोका कैसे जाए, दोनों के बीच मध्यस्थता कैसे कराई जाए, इस बात को लेकर के। ठीक है, लेकिन इसी बीच में अमेरिका के द्वारा अपना एक सबसे बेहतरीन पैंतरा चल दिया गया, और वो क्या था? अमेरिका के अपने जो गृह मंत्री कह लीजिए आप, स्टेट मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गृह मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर के सीधा कहा कि हम आपके साथ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। यह अपने आप में समर्थन दर्शाने का अमेरिका का सबसे हाई एंड वो था। आप सोचिए, आज ही के दिन का यह स्टैंड है। अमेरिका के खुद मंत्री, मतलब ये बहुत ही बड़ी पद पे एंटनी ब्लिंकन है, आप सोच के देखिए कि वहां पे सेकंड हाईएस्ट टॉप मोस्ट पोस्ट है। वो व्यक्ति आकर इजराइल में लैंड कर जाता है और कहता है कि अब हम आपके साथ हैं, हम अपनी तरफ से वेपन भेज चुके हैं, आर्मी भेज चुके हैं, जो भी आपको चाहिए वो हम सब भेज चुके हैं, और हम खुद आपके साथ आकर खड़े हो गए, बढ़िया से युद्ध लड़ो। बाकायदा सामने आकर के इन दोनों ने अपनी तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया और अमेरिका ने साफ साफ कहा कि मतलब इजराइल ने धन्यवाद बोला अमेरिका के लोगों को और कहा कि आप लोगों ने जो हमें समर्थन दिया है उसके लिए हम बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है ना? बाकायदा इन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से कहा कि हम अपने दोस्त के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, और इजराइल के साथ हर कीमत तक उसका समर्थन करने के लिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं। भारत ने इजराइल पर हमास हमले की निंदा की है और इसने कहा है कि भाई अल्टीमेटली ये भारत की पॉलिसी नहीं है। भारत हमेशा क्या चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें, और ऐसी स्थिति में भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च करते हुए इजराइल के अंदर जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उन्हें डेविड बेंगुरियन एयरपोर्ट से लिफ्ट करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट भेज दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा एक मीटिंग ऑपरेशन अजय को लेकर की गई, जिसमें हमारे सिटीजन्स जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्लान बनाया गया। बाकायदा अरिंदम बागची जी ने कहा कि हमने ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है, आज रात 9 बजे तक संभवतः वहां से टेक ऑफ हो जाएगा। 230 पैसेंजर्स को पहली फ्लाइट के अंदर वहां से इजराइल से भारत लाया जा रहा है। कैजुअलिटीज के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हाँ, एज सच कोई ज्यादा बड़ी कैजुअलिटी की अभी सूचना नहीं है, लेकिन एक नर्स के बीमार होने की या फिर उनके साथ इलाज की चर्चा अभी तक सुनी गई है। ठीक है, इनसे पूछा भी गया कि भाई किस तरह की प्लानिंग है, तो इन्होंने साफ साफ कहा इंडिया ने अपने सॉल्यूशन में हमेशा इजराइल पैलेस्टीन के अंदर 2 स्टेट सॉल्यूशन की ही बात की है। तो संभवतया आपको भारत का भी स्टैंड पब्लिकली समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आज 2 स्टेट सॉल्यूशन और पूरे की पूरे अपडेट आपको यहां पर प्राप्त हो गए होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।